औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर एटम की डिस्कशंस करने आज जा रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने साइंस, केमिस्ट्री, मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और इसकी डिफरेंट टाइप्स, इसकी एग्जांपल्स डिस्कस की थी। आज बेटा हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर जो हमारा है एटम, उसकी डिस्कशंस करेंगे। एटम जी बच्चों, हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इधर देखें, इसीलिए मैंने आपको एलिमेंट की मुतल्लिक जो है वो अपने बेसिक लेक्चर में बताया था कि आप लोगों को क्लियर हो। एलिमेंट प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है बेटा। हमने कहा था एलिमेंट क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब बेटा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट से क्या मुराद है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट से मुराद ये है कि देखें बेटा, जैसे हमारे पास हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, इसके हमारे पास जो है ना बेटा, ये अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करें तो हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो करती है, जबकि बाकी जितने भी नोबल गैसेज हैं ये सारी ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो मतलब ये स्टेबल है। जब स्टेबल हैं तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर इनको देखें बेटा, हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 8 है, यहाँ 7 है, 9 है, 17 है, 53। अगर आप देखिए इनको तो आपके पास जो है ये इनके एटॉमिक नंबर देखें तो इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करें ना तो इनमें से किसी के भी वैलेंस शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आते। हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं करती, बाकी ये सारी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एटम के लिए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना या ना करना ये मीनिंग्स नहीं रखता, बट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एटम कोई भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो वो स्पीशीज़ जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकती है और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो बेटा, उसे हम एटम कहेंगे। तो एटम को अब हमने क्लियर कर लिया है कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन में वो टेक पार्ट कर सकता हो, उसे एटम कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास एटम फर्दर बेटा डिविजिबल है, 100+ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। मतलब एटम का मैस, एटम का चार्ज वो इन पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। बाकी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, जिनीनो, एंटी जिनीनो, हाइपरिनो, एंटी हाइपरिनो या अदर पार्टिकल्स जो हैं बेटा, ये हमारे पास जो है ये इनका इतना कोई ख़ास रोल नहीं होता। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। तो एटम डिविजिबल, ये लेटेस्ट रिसर्च है। एटम डिविजिबल पार्टिकल है, 100+ सब एटॉमिक पार्टिकल इसके अंदर मौजूद हैं और हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। आगे चलते हैं बेटा, थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की डिस्कशंस करते हैं। हमारी बुक के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका मौजूद है। शुरू में केमिस्ट्री के अर्लियर डेज़ में लोग ये सोचते थे कि मैटर जो है बेटा, मैटर ये मेड अप ऑफ सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल। लोग ये शुरू में कहते थे कि मैटर एक सिंपल और इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है। उन्हें पता नहीं था उस इंडिविजिबल पार्टिकल्स को उन्होंने कोई नाम नहीं दिया हुआ था। फिर ग्रीक फिलासफर्स आए बेटा, ये एक बहुत बड़ा पीरियड है, एक एरा है, एक दौर है। इसमें उन्होंने कहा कि मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल टू रीच बेसिक यूनिट। हमारे पास एक अपने बेसिक यूनिट में चेंज हो जाता है जो विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, आप जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो वही बात जो अर्लियर डेज में लोग कहते थे, ग्रीक फिलासफर्स ने भी यही कहा कि मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो अपने ये बेसिक यूनिट में चेंज हो जाता है जो फर्दर डिवाइडेड नहीं होता। डेमोक्रेट्स ये भी बेटे बेसिकली ग्रीक फिलासफर्स ही थे, लेकिन वेल नोन ग्रीक फिलासफर्स थे जिनका बड़ा नाम है। इन्होंने फर्स्ट टाइम जी इसको एटम का नाम दिया, कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम। ये बेटा MCQs यहाँ से बनता है, अक्सर पेपर में आ जाता है कि हमारे पास जो वर्ड जो एटम है डिराइव्ड हुआ है एटमूस से।
एटमूस जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एटमूस एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, ये याद रखना है आपने, इनडिविजिबल। आइडिया ऑफ ग्रीक फिलासफर वर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन, ये फिलासफर्स थे, बट ये जो फिलासफर्स होते हैं इनकी कई बात जो होती है वो कोई एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं होती। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। क्वांटिटेटिव बेटा क्वालिटेटिव स्टडी होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, क्वांटिटी कि कितने कितने एलिमेंट्स की क्वांटिटी मौजूद है। तो क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस डिस्क्लोज दैट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, के एलिमेंट्स मिलते हैं कंपाउंड्स बनाते हैं। किस तरह कंपाउंड्स को आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में अपने मुतलका अज्जा में आप उन्हें कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इन 1808 इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन ने बेटा हमें कहा था कि अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन उसी वक्त ही हो सकती है जब आप एटम के एग्जिस्टेंस को तस्लीम करें। बारह देखिएगा 17वीं सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी हमें पता चला कि कैसे एलिमेंट्स मिलके कंबाइन करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं और कैसे कंपाउंड्स जो होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रोक डाउन कर देते हैं। फिर बेटा हमारे पास जॉन डाल्टन 1808 में, ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, ये भी फिलासफर था। इसकी जो बात थी वो भी एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं थी। इसने एटॉमिक थ्योरी, बड़ी वेल नोन एटॉमिक थ्योरी दी थी जिस पर चल के हमने फर्दर एटम के स्ट्रक्चर्स की बेटा डिस्कशंस हुई है। तो इसकी जो एटॉमिक थ्योरी थी उसने दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दी और ये कहता है कि आप इस वक्त तक उन दो लॉज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते जब तक आप एटम के एग्जिस्टेंस को वो तस्लीम ना कर सकें। इसने बड़ी मशहूर एटॉमिक थ्योरी का इसका अहम तरीन पोस्टुलेट था कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिलते हैं तो वो आपस में जो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी बेस पे बेटा अगर हम मॉडर्न रिसर्च की बात करें, मॉडर्न वर्किंग की बात करें तो जे बर्जीलियस एक वेल नोन जो है वो स्वीडिश केमिस्ट था। इसने बेटा मॉडर्न हमारे पास साइंस में इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज डेवलप किए थे, एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स डेवलप किए और एक सिस्टम दिया फॉर गिविंग सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की हम क्या वजह है, सोडियम को Na से क्यों शो करते हैं, सल्फ़र को हम S से क्यों शो करते हैं, या पोटाशियम को बेटा हम जो है वो K से क्यों शो करते हैं और फास्फोरस को P से क्यों शो करते हैं। ये सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स हैं हम उनकी सैम्पलिंग करते हैं। ये बेटा हमारे पास एक छोटा सा टेबल है जो आपको मेरी इस बात को क्लियर करेगा कि इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज जो उसने उस वक्त हमारे पास जो है एलिमेंट्स के सैम्पलिंग की थी, एटॉमिक नंबर बताए थे, वो आज मॉडर्न साइंस या मॉडर्न केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट वही है। देखें क्लोरीन की बर्जीलियस ने जो हमें एटॉमिक मैस बताया था वो 35.41 AMU और मॉडर्न रिसर्च में हमारे पास इसका जो एटॉमिक मैस निकला है वो 35.45। इसी तरीके से कॉपर का बेटा बर्जीलियस ने 63 इसकी वैल्यू बताई थी, 63 AMU, जबकि हमारे पास करंट वैल्यू 63.55। नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस 14.05 जे बर्जीलियस ने बताया था और मॉडर्न हमारे पास जो है करंट वैल्यू जो है वो 14.1 आई है। तो जे बर्जीलियस की वर्किंग में ये हमारे पास खूबी थी कि इसने दो काम किए थे, एक सिस्टम डेवलप किया था फॉर सैम्पलिंग ऑफ एलिमेंट्स, सैम्पल कैसे दिए जाते हैं, और सेकेंडली उसने उस वक्त तक जितने नॉन एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मैसेज बेटा मैयर किए थे जो मॉडर्न साइंस के मुताबिक, मॉडर्न केमिस्ट्री के मुताबिक बहुत क्लोज हैं। उम्मीद है आपको ये एटम की डेफिनीशन, एटम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर कुछ मॉडर्न बातें, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एविडेंस ऑफ एटम की डिस्कशंस करेंगे। बेटा अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।